दोस्तों, आपका यूनिक एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हमने केवल मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और इस वीडियो में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो जैसा कि जानते हैं आप, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त जो थे, मतलब चाणक्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री मतलब उनके शासनकाल का ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है। किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की गई है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की गई है। आप जानते हैं कि यह भी चाणक्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, अर्थशास्त्र। ठीक है, जिसमें राजनीति संबंधित अधिक मतों पर लिखी गई है। यह चाणक्य द्वारा लिखी गई है, जिनका अन्य नाम कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी नाम दिया मिलता है। ठीक है, ये सब नाम जो हैं केवल चाणक्य के ही हैं। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि विशाख दत्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो वो है मुद्रा राक्षस। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? तो है विशाख दत्त। ठीक है, मतलब विशाख दत्त द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से तो विशाख द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल नामक नाम से संबोधित किया गया है, जिसका मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न। अगर बात करें हम चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की तो कई प्रकार की उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त का जन्म ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ विशेष उल्लेख यह भी मिलता है कि चाणक्य ने 1000 कांसा पड़ की मुद्रा, मतलब चांदी की मुद्राओं द्वारा उनको खरीदे थे। ठीक है, इसका प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता और माता का क्या नाम था। चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? तो आपको अभी बताया गया था, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। यह किस क्षेत्र से किताब है? यह है राजनीति क्षेत्र की, राजनीति क्षेत्र की पुस्तक है। ठीक है, यह राजनीति से संबंध रखती है, अर्थशास्त्र। अब नाम से मत चले जाइएगा कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है अर्थशास्त्र से संबंध रखती है, लेकिन यह किससे है? राजनीति से। इसमें कृषि का भी वर्णन है, सामाजिक जीवन का भी वर्णन है और राजनीति का भी वर्णन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चंद्रगुप्त किस धर्म का ये अनुयायी था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगर बात करें अशोक, अंत में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। अगर बिंदुसार की बात करें, तो बिंदुसार आजीवक धर्म का मानने वाला था, आजीवक धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया और चंद्रगुप्त ने किससे अपनी शिक्षा ली? तो अगर अंतिम समय की हम बात करें तो कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है श्रवणबेलगोला। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और संलेखना पद्धति से, किस पद्धति से? संलेखना पद्धति से अपनी देह को त्याग दिया, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, चंद्रगुप्त ने शिक्षा की बात करें तो चंद्रगुप्त को जो शिक्षा मिली थी वह भद्रबाहु नामक जैन मुनि से शिक्षा मिली थी। ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, जैन धर्म। अगर हम बात करें जैन धर्म की, थोड़ा सा चलते हैं, तो जैन धर्म की जो प्रथम संहिता वह इन्हीं भद्रबाहु के समय हुई थी। और उस समय जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य। आई वर्षन में। ठीक है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? अच्छा क्वेश्चन है। यह सेल्यूकस निकेटर, आप नाम सुने होंगे। सेल्यूकस निकेटर के बारे में बताया गया था। कौन था सेल्यूकस निकेटर?
निकेटर, यह सिकंदर का सेनापति था। किसका? सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। आई बात समझ में? ठीक है। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर जो है ना सिकंदर का सेनापति था। ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। ठीक है। अच्छा, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जामों में कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो वह मेगास्थनीज की पुस्तक है। ठीक है। मेगास्थनीज जो है ना वह चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। बात करें तो सेल्यूकस निकेटर द्वारा दिए गए 4 प्रांत के साथ साथ उन्होंने एक राजदूत को भी भारत में भेजा था। ठीक है। वह कौन था? मेगास्थनीज। उनकी पुस्तक इंडिका, ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है। आगे चलते हैं। तो जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो बात करें जैन धर्म या जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है। ठीक है। बिंदुसार किस धर्म को मानने वाला था? वह आजीवक धर्म को मानने वाला था। ठीक है। यहाँ से इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिंदुसार, बिंदुसार के पिता का नाम था, पिता का जो नाम मिलता है वह चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त को शॉर्ट फॉर्म में सीएम बोल सकते हैं। पिता का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। जैन धर्म को बिंदुसार को क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथ में वही बातें यहीं पर सिंहसेन, वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, उस चीज़ को ध्यान मत दीजिए। ठीक है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो सबसे बात कर लेते हैं कि अशोक के बारे में। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। इस अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक है। वह जो राज्यपाल हुआ था वह अवंती का था। अवंती नाम सुना होगा आपने, अवंती। अवंती राजगद्दी बैठने के समय, जब राजगद्दी पर बैठा उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है। अगर हम बात करें कि अशोक के राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद ही, 8 वर्ष बाद उसने एक युद्ध लड़ा जिसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। और किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? अच्छा क्वेश्चन है। मगध का राजा बताया गया उसने भ्राभु अभिलेख में। भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कहाँ का राजा? मगध का राजा। अशोक ने स्वयं बोला है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, स्वयं बोला है। कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में है? ठीक है। वह 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का अभिलेख मिलता है। यह किसके बीच लड़ा गया था? अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया था। आई बात समझ में? अशोक और कलिंग के राजा के बीच में कब लड़ा गया था? जब अशोक अपनी राजगद्दी पर बैठा था, उसके ठीक 8 वर्ष बाद की समय के बाद कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक है। काफ़ी लोग मारे गए थे, लगभग 2,50,000 के आसपास लोग इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है। काफ़ी जन धन की हानि हुई थी और इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध धर्म को छोड़ दिया। ठीक है। और धर्म की उपाधि धारण कर ली। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उपगुप्त। किसने दी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी। आई बात समझ में? अगर हम बात करें सर्वप्रथम अशोक को शिक्षा किसने दिया, तो निग्रोध नाम, प्रथम जो शिक्षा दिया था निग्रोध नामक ब्राह्मण ने, निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। इसके बाद निग्रोध के बाद जो शिक्षा दिया गया था वह उपगुप्त द्वारा दिया गया था। ठीक है। धर्म, यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म की व्याख्या कहाँ की गई है? तो यहाँ धर्म नहीं है, धम्म है, ध्यान रखिएगा, धम्म। ठीक है। देखिए धम्म की जो व्याख्या की गई है वह 11वें शिलालेख में की गई है। कहाँ पर की गई है? 11वें शिलालेख में की गई है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किस शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में सबसे अधिक शिलालेखों का प्रचलन हुआ था। ठीक है। इसके काल को
शिलालेख का काल कहा जाता है। ठीक ना। अशोक अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहले अगर भाग की बात करें तो वह है शिलालेख। मतलब शिलालेख क्या होती है अभी बता रहे हैं, शिलालेख। दूसरे अगर भाग की बात करें तो स्तंभ लेख। कौन सा लेख? स्तंभ लेख। और तीसरे भाग की बात करें तो गुहा लेख। गुहा लेख। शिलालेख क्या होता है? किसी चट्टान के ऊपर, किसके ऊपर? किसी चट्टान के समतल भाग के ऊपर जो अक्षर लिखे जाते थे या अंकित होते थे उसे हम शिलालेख कहते थे। ठीक है। अगर हम स्तंभ लेख की बात करें तो इसे पिलर, इस तरह के पिलर जो हुआ करते थे इसके ऊपर जो लेख लिखे जाते थे उन्हें हम स्तंभ लेख कहते थे। ठीक है। गुहा लेख का मतलब होता है कि कोई गुफा है, ठीक है, गुफा के ऊपरी समतल भागों पर जो लेख लिखा जाता था उसे हम गुहा लेख कहते थे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। स्तंभ लेख लिखने के लिए चुनार के पत्थरों का उपयोग ज़्यादा किया गया है। कहाँ का? चुनार के पीले पत्थरों का उपयोग सबसे अधिक किया गया है। आगे चलते हैं। तो अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की? ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं यहाँ पे। तो अगर ध्यान से देखें तो 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में टी थेल्थरन नामक के व्यक्ति थे। टी फेल थेलर नामक व्यक्ति द्वारा अशोक के शिलालेख की खोज की गई थी। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ और बातें इसमें देख लेते हैं कि किस अभिलेख की खोज सबसे पहले की गई थी। तो वह है दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज सबसे पहले की गई थी। ठीक है। और दिल्ली मेरठ अभी बात करें शिलालेखों की संख्या की तो यहाँ पर शिलालेखों की जो संख्या का उल्लेख मिलता है टोटल 14 संख्या है। कितनी है शिलालेख? 14। सर्वप्रथम अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति द्वारा पढ़ा गया था। किस अभिलेख को पढ़ा गया था? तो ध्यान रखिए वह दिल्ली टोपरा का जो अभिलेख है इसको पढ़ा गया था सर्वप्रथम। ठीक है, आई बात समझ में? अगर बात करें सबसे पहले खोज किस अभिलेख की हुई थी? दिल्ली मेरठ की। और पढ़ा किस अभिलेख को गया था? दिल्ली टोपरा। अच्छा, ये 2 नाम यहाँ पर मिल रहे हैं, दिल्ली मेरठ। मतलब यह एक ही अभिलेख है जिस पहले मेरठ में था, अब इसमें वर्तमान स्थिति दिल्ली में है। इस दिल्ली टोपरा का मतलब है कि यह अभिलेख पहले टोपरा में था, अब वर्तमान स्थिति में कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। अच्छा, टोपरा से दिल्ली ले जाने का जो कार्य है ना, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस दिल्ली टोपरा अभिलेख को टोपरा से दिल्ली ले जाने का मतलब स्थानांतरण का जो कार्य है वह फिरोज शाह तुगलक द्वारा हुआ था। स्तंभ लेखों की संख्या, स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो टोटल स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 है। और शिलालेखों की संख्या की हम बात करें, शिलालेख संख्या की, तो वह टोटल संख्या है 14। ठीक है। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो रानी का अभिलेख जो है ना, कौशाम्बी अभिलेख को कहते हैं। कौन से अभिलेख को? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अधिक अभिलेखों की जानकारी के लिए आप हमारे पिछली वीडियो को देख सकते हैं जहां पर विस्तृत जानकारी दी गई है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। कौन सा? 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। सबसे छोटा अभिलेख की बात करें तो सबसे छोटा अभिलेख का जो नाम है ना, रुमनदेई। क्या नाम है? रुमी देई अभिलेख को सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी क्या कहा जाते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेगास्थनीज के अनुसार, ध्यान रखिएगा किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। अगर बात करें किस अधिकारी की बात कर रहा है कि मार्ग निर्माण मतलब मार्ग को बनाने वाले अधिकारी को उस समय क्या नाम देते थे? उस समय नाम दिया जाता था एग्रोनोमाई। ठीक है, यह नाम दिया जाता था।
ठीक है। सरकारी भूमि को क्या कहते थे, तो सीता भूमि कहा जाता था, सीता भूमि, ठीक है, सीता भूमि का नाम दिया जाता था। अच्छा, मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात करें तो वह बृहद्रथ था। क्या था, बृहद्रथ, ठीक है, यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अशोक की मृत्यु के बाद, अशोक की मृत्यु के बाद 50 वर्षों तक शासन चला मौर्य वंश का, जिसमें सब अशोक जितना प्रतापी राज्य था और उस समय का जो राज्य था काफ़ी प्रभावशाली हुआ करता था और राजा भी काफ़ी प्रतापी था। इसके मृत्यु के बाद जो भी शासक हुए वह इनकी अपेक्षा कमज़ोर थे, ठीक है, जिनकी वजह से मौर्य साम्राज्य का विखंडन हो गया। और सबसे अंतिम शासक की बात करें तो वह था बृहद्रथ, ठीक है। इसका एक सेनापति था पुष्पमित्र शुंग, पुष्पमित्र शुंग एक सेनापति था। ये क्या था, सेनापति था, ठीक है। यह सेनापति बृहद्रथ को मार दिया, मारने के बाद अपना एक राज्य की स्थापना की, ठीक है, और उस राज्य का नाम था शुंग वंश। एक वंश की स्थापना की, उस वंश का क्या नाम था, शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश की नींव डाली। तो शुंग वंश की नींव किसके द्वारा पड़ी थी, पुष्पमित्र शुंग द्वारा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप हमारे द्वारा इतने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए और जो समझ में न आए आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।